नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट में। तो जो आज का टॉपिक हमने डिस्कशन के लिए चुना है वो आपने थंबनेल के माध्यम से भी देख लिया होगा। टॉपिक का नाम है रिजर्वेशन इन इंडिया, भारत में आरक्षण की नीति। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार से। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, हम अपना कंटेंट को 4 भाग में बांट दिया गया है, जिससे हम लोगों को इसको समझने में थोड़ा सहूलियत होगा और एक एक चीज़ को हम लोग इसका पहले से लेकर वर्तमान समय तक जो हुआ है इसके बारे में हम लोग समझ सके चीज़ों को। तो हम लोग 4 भागों में जो बांटा, उसका पहला भाग है आरक्षण क्या है, उसी को हम लोग समझेंगे। दूसरा भाग है इसका आरक्षण का इतिहास क्या रहा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तीसरा पॉइंट में हम लोग समझेंगे आरक्षण क्यों लाया गया देश में, इसके बारे में समझेंगे। और चौथा पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि आज के समय में 21वीं सदी में आरक्षण का कितना ज़रूरत है, कि इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। पाँचवा कड़ी में हम लोग देखेंगे कि इस पे निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है इसका, उसके आधार पे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग सब पे डिस्कस करके समझने का एक प्रयास करते हैं। तो पहला चीज़ है आरक्षण क्या है, यहीं से हम लोग समझते हैं। तो आरक्षण जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट जॉब में या पॉलिटिक्स में भी कहीं पे कुछ सीटों जो रिजर्व कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है, जो जिसमें केवल खास वर्ग के लोग ही उस पे सीट का लाभ उठा सकते हैं, इसी को आरक्षण कहते हैं। जिसमें कि सभी लोग उस पे लाभ नहीं उठा सकते, कुछ खास वर्ग के लोग ही उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आरक्षण का सिंपली मीनिंग यही है, हम लोग सब जानते ही हैं। आरक्षण मतलब आरक्षित कर देना। दूसरा है कि इसका इतिहास क्या रहा आरक्षण का। तो इसका इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला एक डेट आता है सन 1882 ईस्वी में। विलियम हंटर एंड ज्योति राय फूले करके एक राजा थे हमारे यहाँ भारत में। राजा थे या शासक थे, जो भी थे, उन्होंने इसकी कल्पना की थी शासन का, आरक्षण का। लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया था। इसको लागू करने का प्रयास सर्वप्रथम 1901 में छत्रपति साहू जी थे। उन्होंने अपने राज्य में इसे लागू करने का प्रयास किया। हालांकि ये आरक्षण का जो पद्धति था आज के आरक्षण से काफ़ी भिन्न था। उसके बाद 1933 ईस्वी में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक कॉमनल अवार्ड पारित किया, जिसके तहत भारत को भारतीयों में उस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा की गई थी। यहीं से हम लोग का आरक्षण का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया। उसके बाद देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उस आरक्षण की नियमों में कुछ बदलाव हुआ। लेकिन देश आज़ाद होने के शुरुआती दौर में ही लगभग जो था आरक्षण, जो हमारे एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए था। लेकिन फिर 1978 में मंडल कमेटी की गठन हुई और उन्होंने अपना रिपोर्ट 1991 में भारत सरकार को सौंपा। उसके फलस्वरूप ओबीसी को भी 1991 में 27% रिजर्वेशन का प्रावधान को दिया गया। उसके बाद 1992 में कई कई जगह, कई स्टेट में या भारत सरकार में रिजर्वेशन की संख्या जो बहुत बढ़ते जा रही थी, उसके बाद 1992 में अपना सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि रिजर्वेशन को 50% से अधिक नहीं ले जा सकते, यानी अधिकतम रिजर्वेशन 50% रहेगा। अगर इससे ज़्यादा ले जाते हैं तो अपना राइट टू इक्वालिटी का जो प्रावधान है हमारा, जो उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा। तो 1992 में इसको कैप पहना दिया गया कि 50% से ज़्यादा हम आरक्षण नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हाल ही में 2019 में अपना 103 कानून संशोधन के अनुसार ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का भारत सरकार ने बात कही है, जिसको लागू भी कर दिया गया। जिसमें ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो अपना जनरल में भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आते हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि रिजर्वेशन लाया क्यों गया था। तो आज़ादी के समय या उससे पहले या उससे थोड़ा बाद, मतलब हमारे यहाँ जो ओल्ड कास्ट बेस्ड सिस्टम था, जिसमें नीची जाति के लोगों को ऊपर की जाति के लोगों को प्रताड़ित करते थे, डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक था। उन लोगों का काम सिर्फ गंदगी साफ करना या उन लोगों के घर में खाना या उन लोगों के खेत में काम करना ही तक सीमित था। कई जगहों पे, सार्वजनिक जगह पे, जैसे मंदिर हुआ, मार्केट हुआ, उन लोगों को हिस्सेदारी मतलब जाने से रोक था। तो इसी गैप को कम करने के लिए हमारे संविधान निर्माता ने अपना संविधान लिखते वक्त इसमें कुछ उन लोगों को रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया, जिससे कि वो लोग भी अपना नीचे नीचे से उठकर मुख्य धारा में जुड़ सके।
इसलिए उन्होंने लाया, ऐसा किया रिजर्वेशन का। इसका मतलब मेन कारण यही था कि निचला स्तर के जो लोग हैं उसको ऊंची स्तर में लाने के लिए ये रिजर्वेशन उनको मदद करेगी। अब हम लोग ये समझते हैं कि 2021 के संदर्भ में क्या रिजर्वेशन का आरक्षण जो दिया गया था 1947 में, क्या उसका सही सही और उचित लाभ आज के समय में भी उतना ही वैलिड है? इसको हम लोग 2-3 एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि यही जो चीज़ था आज का जो मेरा है, वही मेन टॉप मैं बात करने आया हूँ। वो तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दी और इतिहास के संदर्भ में देखें, लेकिन जो असली चीज़ है, मतलब मेन जो मुद्दा था मेरा यहाँ आने का, यही था। तो ये 1921 में जब SC ST को रिजर्वेशन दिया गया था, उसी के संदर्भ में सबसे पहला देखते हैं कि आज के संदर्भ में ये कितना मतलब लाभदायक हो और कितना नहीं। सबसे पहले SC ST के ही मामले में हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो रिजर्वेशन दिया गया था 1947 में। उसके बाद हम लोग देखा कि इसका लगभग 74-75 ईयर्स का आसपास होने जा रहा है। तो रिजर्वेशन का लाभ उठाते हुए मतलब कई लोग मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। जो कई लोग अपना सरकारी सेवा में या कई जगह या हाईली इनकम किसी भी तरह क्षेत्र में जो है, हाईली इनकम गवर्नमेंट जॉब में ही है। लेकिन अब इसका क्या हानि है रिजर्वेशन का, जो मेरे अंदाज से लगता है, वो मैं आपको समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि कई लोग 24 ईयर्स हो गए हैं, तो वो लोग कई लोग जो है मुख्य धारा में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, फिर भी वो रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं। जिनसे कि जनरल का तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिनके को SC कैटेगरी में ही, अनुसूचित जाति कैटेगरी को ही आदमी को कुछ नुकसान है। आइए इसको हमने दो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल तो आप रामविलास पासवान का सुने होंगे। वो अनुसूचित जाति के नेता है, दलित नेता माने जाते हैं देश में। उन्होंने आरक्षण का मतलब, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको मतलब आप दूसरे वे में नहीं लीजिएगा। उन्होंने आरक्षण का मतलब लाभ उठाते हुए मतलब कई जगह से चुनाव लड़ते हैं, और कई जगह से पे चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी है। लेकिन एक बात आप उनके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा गूगल पे या कहीं पे भी, या कहीं से पता कर सकते हैं आप। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सर्च करके देख सकते हैं कि रामविलास पासवान का जो आरक्षण का फायदा उठाया, लेकिन एक भी आदमी ऐसा दिखा दे उनके अपने कास्ट में ही, मतलब अपने कास्ट करने का मतलब अपने समुदाय में ही, अनुसूचित जाति के समुदाय में ही, दलित के समुदाय में भी, उन्होंने एक आदमी को भी जो उनके समुदाय में एक छोटा लेवल का है, उनको आज तक उठा के उन्होंने नेता या मंत्री बनाने का काम किया होगा? नहीं। वो आरक्षण का लाभ उठा के और सिर्फ अपने हद तक ही सीमित रखे। उनका भाई भतीजा, उनका रिलेटिव, यही सब, मतलब उससे हम इसे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे कुछ रिजर्वेशन जो है पहले के दरम्यान ठीक था, और अब के में इसमें क्या है कि मतलब जो लोग मुख्य धारा में आ चुके हैं, वो लोग ही मुख्य धारा में बना रहना चाहते हैं, जिससे कि उन्हीं के समुदाय को लोगों को आज के समय में नुकसान है। जैसे कि अब रामविलास पासवान मुख्य धारा में आ गए हैं, तो वही उनका बेटा ही बनेगा, उनके रिलेटिव ही बनेंगे, तो फिर उसी समाज के जो लोग पीछे हैं उनको आगे आने का मौका कैसे मिलेगा? इसके हटाने का उपाय भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, इस पर क्या हो सकता है। और दूसरा एक और आप लोग एग्जांपल सुने होंगे कि टीना डाबी जो थी हमारे कलेक्टर साहिबा बनी थी हाल ही में 2-3 या 4 साल पीछे। उसका मदर एंड फादर दोनों डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर थे। अब यहाँ से हम लोग ये समझेंगे कि वो लोग मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं लोग, और वो मतलब टीना डाबी को रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता थी? अगर वो रिजर्वेशन का लाभ उठाए तो उन्हीं के समुदाय के जो लोग पिछड़ा है उनको तो आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन लाया ही गया था कि जो पीछे है उनको आगे करना है। लेकिन ये लोग ऑलरेडी आगे हो चुके हैं और फिर से उसी का मतलब लाभ उठा रहे हैं। मतलब तो पीछे वाला रिजर्वेशन का अगर मोटो ही था कि पिछला को आगे लाना, अब जो मुख्य धारा में आ चुके हैं अगर वो लाभ उठाते रहेंगे, फिर मतलब उनके पीछे वाला लोग ही कैसे आगे आ पाएंगे? अब तीसरा में हम लोग देखते हैं कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल देखा, रामविलास पासवान को और टीना डाबी को। इसको दूर करने का ये उपाय है मेरे हिसाब से कि जैसे कि आप OBC में या क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर बनाते हैं, EWS में बनाते हैं, तो हम मेरे हिसाब से जो है इसका कि हाईली इनकम जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन से हटाना चाहिए। वो या वो SC हो, ST हो, नो मैटर, जनरल हो, कुछ भी हो,
उनको रिजर्वेशन से हटाना चाहिए। और जो मतलब ऐसा हम लोग कर सकते हैं, पॉसिबल भी है। ओबीसी में अगर हम लोग क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर बनाते हैं तो इसमें भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और एक और पॉइंट कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं कुछ लोग मानते हैं कि रिजर्वेशन से मेरिट का नुकसान होता है। मतलब जो बहुत सारे लोग मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, रिजर्वेशन के फ़ायदे से, तो इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि आप मेरिट लिस्ट में ही जॉब दिया जाए, वही बेटर। अगर आप किसी को पिछड़ा महसूस करते हैं तो उसको कोचिंग, उसको खाना पीना, जितना आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल एडमिशन कोचिंग करवाइए, लेकिन एडमिशन तो मेरिट बेस्ड ही होना चाहिए। अब चौथा में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। तो हम लोग ये देखें कि जैसे कि रिजर्वेशन कोई गलत चीज़ नहीं है। रिजर्वेशन हो सकता है, रिजर्वेशन हमारे देश में चाहिए, लेकिन इसका सही से पालन किया जा सके। मतलब कि अब रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी का मदर फादर दोनों हाईली इनकम जॉब में है और वो भी आरक्षण का लाभ पा रहे हैं। तो भारत में तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सभी सुख हो। तो अगर रिजर्वेशन का फायदा कोई निचले तबके के लोग जो वाकई में उनको ज़रूरत है, जो जिनका इनकम बहुत कम है, वैसे लोगों को दिया जाए तो इससे किसी को नुकसान नहीं। वैसे लोगों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। रिजर्वेशन, अब आप ही कमेंट करके ये बताइए आपको कि रिजर्वेशन और रामविलास पासवान जैसे ये एग्जाम्पल है, उसका पुत्र चिराग पासवान या टीना डावे जैसे आदमी को मिलना चाहिए, या हमारे देश के पिछड़े समुदाय, कोई मतलब नहीं है उसको, चाहे जनरल से हो या ओबीसी हो या एससी एसटी से ही हो, उनको मिलना चाहिए। ये फैसला आप ही कीजिए। चलिए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।